जय श्री महाकाल। मैं अजय सिंह घारू और हमारे साथी रितेश जाधव अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, हर मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य और फर्ज अपने देश की सेवा करना, देश से प्यार करना और देश के हितों की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि धर्म का नाम लेकर कुछ लोग इस देश की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और अधर्म के काम करने लगते हैं और संविधान को ताक में रखकर गैर संवैधानिक तरीके से जब काम करते हैं, तो हमारे देश की ये खूबसूरती है कि जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया है, वो संविधान देश की और देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए आगे आता है। साथियों, इस सरकार की बेईमानी की मंशा इसी से उजागर होती है कि जो 2018 में वित्तीय संशोधन अधिनियम ये लोग लेकर आए और फाइनेंस बिल के नाम से लेकर आए, उसमें ये प्रावधान किया इन्होंने, 3 संशोधन इन्होंने किए। पहला संशोधन आयकर अधिनियम में किया, दूसरा संशोधन जनप्रतिनिधि अधिनियम में किया और तीसरा संशोधन इन्होंने RBI की गाइडलाइन में किया। ये 3 संशोधन करने के पीछे इनकी मंशा थी कि जो अथाह चंदा या सीधे हम कहें कि रिश्वत या दलाली थी, उसको इन्होंने चंदे का नाम दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ये उसको लेकर आए। और घोर आश्चर्य की बात है कि एक ऐसा अधिनियम जिसमें चंदा लेने वाले को ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि किसने कितना चंदा दिया, कब दिया और देने वाला कौन था, कितना चंदा दिया, कहाँ से, उसका कोई सोर्स, कोई अता ना कोई पता। ऐसा अंधा कानून, मंशा क्या थी। साथियों, जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पारदर्शिता की, तो जिसके मन में ईमानदारी होती है वो पारदर्शिता की बात करता है। आपके मन में क्या बात थी, मंशा थी, जो आप इसको छुपाना चाहते थे। लेकिन बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि कुछ देशभक्त और जागरूक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी सुनवाई की तो बहुत खुशी और गर्व की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने न्याय किया। और सीधे कहो तो मोदी सरकार की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपने फैसले में, इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया जाता है। ना सिर्फ उन्होंने उसको बैन किया है, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपने आदेश के अंदर, ये संविधान के आर्टिकल 19 का सीधे सीधे उल्लंघन है। 19A सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना के अधिकार का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है इस कानून से, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। ये साबित किया चीफ जस्टिस ने कि देश संविधान से चलेगा। साथियों, हमको गौर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो 3 बिंदुओं की तरफ खास तौर से इशारा किया है, जो मुख्य रूप से जो बातें उनके सामने ही उन्होंने जो कहा है, पहला, चुनाव आयोग की खिंचाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की खिंचाई करते हुए कहा है कि चंदा देने वालों की और चंदे की जानकारी अगर चुनाव आयोग के पास नहीं हुई, आपको जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तो फिर पारदर्शिता कहाँ से आई। दूसरा बिंदु, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंख मूंद कर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव आयोग की दलील है और ये कानून बनाने वालों की दलील है कि चंदा देने वालों की जानकारी अगर बाहर आ गई तो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस दलील पर हम आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। तीसरा बिंदु इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून में जो प्रावधान है कि घाटे और मुनाफे वाली कंपनियों के बीच में इन्होंने कोई फर्क नहीं किया है, ये गलत है। साथियों, हमें जानकारी होना चाहिए कि कांग्रेस के समय, पुरानी सरकार के समय जो कानून था, पहले की सरकारों के समय जो कानून था, उसमें यह प्रावधान था कि कोई भी कंपनी जो डोनेशन देती है राजनीतिक दलों को, तो वो अपने प्रॉफिट का, सालाना प्रॉफिट का 7% डोनेट कर सकती है और वो डोनेशन सभी राजनीतिक दलों को बराबर बांटना होगा। लेकिन इस वर्तमान सरकार की कारगुजारियां देखिए कि उसने घाटे और फायदे में चल रही कंपनियों के बीच में भी कोई फर्क नहीं किया। घाटे में चल रही वाली कंपनियों से भी इन्होंने चंदा लिया
7% की सीमा को भी लांघ दिया, 25%, 50% तक की सीमा बढ़ा ली और उसकी जानकारी किसी को देना उचित नहीं समझा। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। शेल कंपनियों से भी इन्होंने चंदा लिया, विदेशी कंपनियों से भी चंदा लिया, जो कि पहले की सरकारों के समय ये नहीं होता था। इसके भी आगे हद तो जब लांघ दी इन्होंने, अपने उद्योगपति मित्रों को अरबों खरबों रुपए का बैंक से लोन दिलवाया और उनसे कहा ये आप जिस देश में जाना चाहते हो चले जाओ, बैंक का लोन चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ 2018 से 2023 के लास्ट मंथ तक जो इनको पैसा प्राप्त हुआ है वो 5,000 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा है। और साथियों, इस अथाह धन के बल पर ही इस देश में राजनीति का गंदा खेल खेल रहे थे। अपने विरोधी विधायकों को खरीदने का खेल, सांसदों को खरीदने का खेल, सरकारों को गिराने का खेल, इसी पैसे के दम पर ये कर रहे थे। खुशी की बात है कि आज ये पैसे की लाइन सुप्रीम कोर्ट ने काट दी है। जो इनको 3,000 या 5,000 करोड़ का चंदा मार्च में चुनाव के लिए मिलने जा रहा था, शायद वो चंदा अब इन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए इनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि पिछला जितना पैसा तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका एक एक पाई पाई का हिसाब ला के रखो। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहता हूँ कि वो सारा पैसा 18,000 करोड़ के लगभग पैसा बनता है, वो पैसा सारा इनसे वापस लिया जाए। दोषी हैं उन पे कानूनी कार्रवाई करके उनको जेलों में डाला जाए। चीफ जस्टिस, एक ईमानदार चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के फैसले को देखकर हमारा सर और हमारा सीना सम्मान से ऊंचा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, और ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। और अपने फैसले में कहा चीफ जस्टिस ने कि बॉन्ड खरीदने वाले और पाने वाले का नाम सार्वजनिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 2017 में ये नियम लेकर आए थे, तो 2017 से लगाकर अभी तक का सारा हिसाब किताब सामने ला के रखा जाए। जी हाँ, 6 मार्च की डेडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से ये सारी लेन देन की कार्रवाई की जा रही थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारतीय स्टेट बैंक को यह कहा कि 6 मार्च तक आप चुनाव आयोग के समक्ष चंदे के लेन देन की सारी जानकारी जमा कराएं। साथियों, 21 दिन बाद भारतीय स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक्सटेंशन पिटीशन लगाती है और कहती है हम इतने कम समय में यह जानकारी नहीं दे सकते हैं, हमें 30 जून तक का समय दिया जाए। जो कि हास्यास्पद लगता है, किस बात का समय दिया जाए। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले आज हमारे प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक, ये कैसी बेतुकी और बचकाने वाली बात है कि बैंक के डाटा में सारी जानकारी नहीं है। वो कहते हैं हमने रजिस्टर में लिखा है और बंबई ब्रांच को भेज दिया है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा चुनाव आयोग को चंदे की लेन देन की जानकारी नहीं देना, क्या यह उन चोरों को बचाने की कार्रवाई है जिनके पास अवैध पैसा चंदे के रूप में आया है? यह सच सामने आना चाहिए कि भारतीय स्टेट बैंक किसको बचाना चाहता है। बहुत सारे पेच हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड से। जो चंदा लिया गया है 2017 के बाद से, जो चंदा लिया गया है साथियों, वो 18 लाख करोड़ की राशि एक अनुमान के रूप में सामने आ रही है। 160 अरब रुपया भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गया है। सवाल ये उठता है, ये पैसा किसने दिया? इसका सच सामने आना चाहिए। कौन थे वो पैसा देने वाले? क्या विदेशी कंपनियां थी? क्या वो शेल कंपनियां थी? क्या वो अंडरवर्ल्ड के डॉन थे? क्या वो तस्कर थे? कौन थे वो?
देने वाले, ये निश्चित रूप से काला कारोबार करने वालों का दिया हुआ हवाला का धन था जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जमा हुआ है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान पर, उनकी पार्टी पर इसी प्रकार के आरोप लगे थे। जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आया, इमरान खान को कानून के डंडे का सामना करना पड़ा और इमरान खान की पार्टी की राजनीतिक मान्यता समाप्त कर दी गई। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो चोरी से चंदा लिया है, जो धन का कुबेर का पहाड़ खड़ा किया है, क्या वो भी काले धन और हवाला का पैसा है? क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आता है? तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी की मान्यता समाप्त कर दी जाए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अगर कोई इस तरह का लेन देन होता है तो निश्चित रूप से उस पर यही कार्रवाई होनी चाहिए। तो साथियों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या भारतीय स्टेट बैंक को मैनिपुलेट कर रहा है? क्या ये तमाम लोग जो इस गोरख धंधे में फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं, वो भारतीय स्टेट बैंक को जानकारी सार्वजनिक करने से रोक रहे हैं? ये सवाल स्वतः सामने आकर खड़ा हो रहा है आज। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज यही है कि यदि भारतीय स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है, वो जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है, तो साथियों, वो देशभक्त वकील जो इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर गए थे, मैं उनसे अपील करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वे कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करें, क्योंकि ये सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इस जानकारी को नहीं देना, ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। और मैं तो इससे भी आगे बढ़कर यह कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि जो ये जानकारी छुपाने का पाप और दुस्साहस कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करते हुए अगर आवश्यक हो तो इसे बैंक के अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जाए। और यदि जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट रिसीवर या फिर कन्वीनर की नियुक्ति करे या फिर स्वतंत्र जांच पैनल की नियुक्ति करे और सारा डाटा अपने हाथ में लेकर जानकारी को सार्वजनिक करे। और मैं तो इससे भी आगे बढ़कर यह कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि जो ये जानकारी छुपाने का पाप और दुस्साहस कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करते हुए अगर आवश्यक हो तो इसे बैंक के अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जाए। और यदि जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट रिसीवर या फिर कन्वीनर की नियुक्ति करे या फिर स्वतंत्र जांच पैनल की नियुक्ति करे और सारा डाटा अपने हाथ में लेकर जानकारी को सार्वजनिक करे। साथियों, मैं समझता हूं आजाद भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ी चोरी है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैंडल है। हमने तो कभी नहीं सुना 160 अरब रुपए की चोरी, 160 अरब रुपए का डाका इस देश की सत्ताधारी पार्टी ने डाला है। यह लूट जनता के पैसे की हुई है। साथियों, हम एक सच्चे देशभक्त होने के नाते इस देश की सर्वोच्च अदालत से यह अपेक्षा करते हैं कि इतनी बड़ी जो लूट हुई है इस देश के अंदर, इस लूट का सच सामने आना चाहिए। 140 करोड़ जनता के सामने इलेक्ट्रल बॉन्ड से हुई चोरी का सच सामने जरूर आना चाहिए और जो अपराधी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल के सिक्कों के पीछे डालना चाहिए। साथियों, अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। हमें विश्वास है
आज सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, हम अपेक्षा करते हैं कि इस मुद्दे को वो न्याय तक जरूर पहुंचाएंगे और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसको हम आने वाले समय में होते हुए देखेंगे। साथियों अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियो में हम इस मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा करेंगे और आपसे अपेक्षा करते हैं आप इस विषय पर अपनी तरफ से भी जानकारी लें और इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा इस देश की जनता तक ये जानकारी पहुंचना चाहिए।